Hey guys, welcome back to another video. You're watching channel Unicom and I'm your economics teacher Shrishti Agarwal. So today we are going to solve Business Economics CA Foundation MTP which is given by ICAI. तो आज हम MTP जो मई 2020 एग्जाम के लिए है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की वो सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. पहला स्टेटमेंट बोलता है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये गलत है. लॉ ऑफ डिमांड कहता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है. सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट रीड्स द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ये सही है क्योंकि सप्लाई कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. सो दिस इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज व्हाट. मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारी छोटे लेवल की इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें आती हैं और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियोरी भी कहते हैं, ठीक है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की जब हम बात करते हैं तब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है और इसे हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या एग्रीगेट थ्योरी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉइस इज क्रिएटेड बाय. तो चॉइस होने की क्या वजह होती है, क्या रीजंस होते हैं. देखिए हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होंगे. रिसोर्सेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला वो होते हैं फाइनाइट या फिर आप कह सकते हो लिमिटेड, ठीक है. और यू कैन से दे आर स्कार्स, मतलब कम होते हैं, रिलेटिवली स्कैर्स, है ना. दूसरी चीज़ दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. एक रिसोर्स का आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो रिसोर्सेज आर फाइनाइट, लिमिटेड और स्कैर्स and also they have alternative uses. तीसरी चीज़ क्या याद रखोगे, that your wants are unlimited. wants are unlimited और infinite, ठीक है, ये याद रखना है हमें. ओके, सो इन तीनों रीजंस की वजह से ही चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम या चॉइस मेकिंग अराइज होती है. चूज करना पड़ता है हमें इन तीन रीजंस की वजह से, ठीक है. कौन से तीन रीजंस, रिसोर्सेज फाइनाइट होंगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, वॉन्ट्स अनलिमिटेड होंगे. तो यहाँ पर देखिए अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इज रॉन्ग, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यस, अर्जेंसी ऑफ नीड्स नो एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नो. सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. अगर मानो ये तीनों रीजंस जो मैंने आपको बताया यहाँ ऑप्शंस में होते तो आप ऑल ऑफ द अबाव को टिक करते, जो कि ऑप्शन में अभी नहीं है, ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है. इट इज सेइंग which of the following statements would you consider to be a normative statement. देखो सबसे पहले तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस जो होती है वो कैसे क्या डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में. नॉर्मेटिव साइंस होती है वो आपको बताती है शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ought to be, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं यहाँ पे, शुड बी, ought to be, ठीक है. दूसरी चीज़ नॉर्मेटिव साइंस आपको बताती है वेलफेयर कंसिडरेशंस का ध्यान रखती है. ये देखती है कि जो भी इकोनॉमी में हो रहा है क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा है, लोगों के हित में है या उनके लिए ख़राब है, क्या करना चाहिए. थर्ड, इट बिलोंग्स टू द मॉरल कैटेगरी. इट मीन्स मॉरल वैल्यूज, वैल्यू जजमेंट्स को भी ये इन्वॉल्व करती है, ठीक है. ये हमेशा देखना कि आप ये देखेगी कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सब. तो ये तो नॉर्मेटिव हो गया. पॉजिटिव साइंस क्या होता है, पॉजिटिव साइंस को आप प्योर साइंस भी बोलते हो. सो पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, देखो इट इज़ फैक्ट बेस्ड, जो है सो है. ये इस चीज़ के अंदर नहीं जाती कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. जो है ये फैक्ट के बारे में बात करती है. व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज, जो है सो है. नॉर्मेटिव में शुड बी, है ना, क्या होना चाहिए, ठीक है. सो ये हो गया नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का क्लासिफिकेशन. अब देखो यहाँ पर जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट इफ एन इकोनॉमी हैज़ अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना.
तो अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्टर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक फैक्ट की बात हो रही है, यहाँ कोई एनालिसिस नहीं किया जा रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई लोगों के वेलफेयर की बात नहीं हो रही। दिस इज़ प्योर फैक्ट, सो दिस इज़ अ प्योर साइंस और पॉजिटिव साइंस, ठीक है। आपको क्या बताना है, नॉर्मेटिव आइडेंटिफाई करना है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज़ अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी दैन यूजिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये कहता है अगर आपको इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज करना है तो एक सही तरीका तो ये है कि आप लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करें या उनको इंटरेस्ट जो है उसको चेंज करें, है ना। तो ये आपको एक क्या दे रहा है, ये आपको सजेशन दे रहा है, इट इज़ अ बेटर वे। देखो ये एक सजेशन दे रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सो इट इज़ टेकिंग इनटू अकाउंट मॉरल वैल्यू जजमेंट्स, welfare of the people and it is giving you a suggestion. So this is a normative statement. कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखा करो, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, सो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं है। सो नॉट विद इन द स्कोप, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, ये सब कवर होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, है ना। इनफैक्ट बिजनेस साइकिल का तो हमारा एक चैप्टर भी है, चैप्टर 5, ठीक है। तो क्या बच गया, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो कवर नहीं किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर है, सो दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 6 देखो, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट की बात है, विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो मैंने आपको बोला जब भी हम बड़े लेवल पर बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पर बात की जाती है या इकोनॉमिक लेवल पर बात की जाती है, लार्ज स्केल पर बात की जाती है कलेक्टिवली, तब हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, ग्रोथ रेट, एक्सचेंज रेट, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पर होती है। तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, है ना। इनमें से कौन सा मार्केट ऐसा है जिसमें एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। तो परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसमें एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। क्यों ऐसा होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जितने भी फर्म्स होते हैं, है ना, ऑल द फर्म्स दे ऑपरेट एट एन ऑप्टिमम लेवल। ये सारे फर्म्स ऑप्टिमम फर्म्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फर्म्स होंगे परफेक्ट कंपटीशन में, सब लोग उस लेवल का आउटपुट बनाते हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वहाँ पर, ऑप्टिमम होता है, ठीक है। इतने साइज की प्लांट कैपेसिटी रखते हैं जो एकदम ऑप्टिमम हो, इतना ही आउटपुट बनाते हैं जो ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम से आपका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचती। परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी से आपका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है, मान लो कोई फैक्ट्री है ना, जिसमें आप 10,000 टन्स पर मंथ प्रोडक्शन कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी है फैक्ट्री में प्रोडक्शन की, मशीन की कैपेसिटी है। लेकिन आप एक्चुअल में 10,000 से कम, मानो कि 7,000 टन ही प्रोड्यूस कर रहे हो एवरी मंथ, पर मंथ, ठीक है। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। 3,000 की एक्सेस कैपेसिटी है जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रही, ठीक है। तो एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारे फर्म्स ऑप्टिमम फर्म्स बन जाते हैं, ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूं कि आप लोगों की अगर ऑन एन एवरेज सबकी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी देखो तो 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ने की कैपेसिटी है। लेकिन आप लोग पढ़ते कितना है एक्चुअल में, ये तो आप ही जानते हैं, 3, 4, 5 घंटे। सो यहाँ पर भी एक्सेस कैपेसिटी का केस है, ठीक है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का। सो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस रेफर्स टू व्हाट? सबसे पहले तो आप ये बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का कंसेप्ट कौन से मार्केट फॉर्म में होता है। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है, सोशलिस्टिक में होता है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता है। ये आप नीचे कमेंट करके अभी मुझे बताएंगे, ठीक है, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस क्या होते हैं? वो प्राइस जो कि एक थर्ड पार्टी, एक एक्सटर्नल अथॉरिटी डिटरमिन करती है। यहाँ पर मार्केट प्राइजेस नहीं चलते, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म नहीं काम करता। एक कोई एक्सटर्नल पार्टी होती है, मे बी गवर्नमेंट हो सकती है, जो कि प्राइजेस को फिक्स करती है। तो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस आर डिटरमिन्ड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ऑरेंज जूस और एप्पल जूस कैसे गुड्स हैं? आप कहेंगे मैम रिलेटेड गुड्स हैं। येस, वेरी गुड, दे आर रिलेटेड गुड्स, बट दे आर सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दे आर सब्सटीट्यूट गुड्स। क्यों हो गए सब्सटीट्यूट? सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, which are not used together, है ना, कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, ओके। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है बताओ? क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है? सब्सटीट्यूट गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। क्रॉस इलास्टिसिटी in case of substitute goods is positive and in case of complementary goods like tea and sugar is negative, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो गया? एक गुड का, ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ गया, है ना, और एप्पल जूस दूसरे सब्सटीट्यूट गुड का डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो ये बढ़ रहा है प्राइस और यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है दो रिलेटेड गुड्स का, सब्सटीट्यूट गुड्स का। सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इट मीन्स प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। सो सी हियर इट विल इंक्रीज। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते तो क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरीज and hot weather increases the demand for strawberries, the quantity of strawberries bought will be what? अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन से। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड किए गए हैं दो प्राइस डिटर्मिनेशन के, 4.5 एंड चैप्टर 4.6। ये दोनों वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ सी इट इज सेइंग यू सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ लिख दो सप्लाई बढ़ गया। अब देखो ये कहता है डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, तो डिमांड भी बढ़ गया, है ना। साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इज हैपनिंग हियर एंड आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू चैप्टर 4, जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था मैंने आपको बताया था, जब भी साइमल्टेनियस चेंज होता है सप्लाई और डिमांड में, तब याद रखना अगर दोनों बढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। आप लिख लीजिए प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। और अगर दोनों कम हो जाते हैं, मानो कैसे पता लगाओगे कम का? अगर क्वेश्चन में दिया हो सप्लाई कम हो गई और डिमांड भी कम हो गई तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। मतलब अगर दोनों कम होंगे तो EQ कम हो जाएगा, दोनों राइज होंगे तो EQ भी राइज हो जाएगा। सो दिस विल हैपन टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में फॉल होगा, इंक्रीज होगा या वो सेम रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई एंड द डिमांड। अगर यहाँ पर दिया होता मानो कि सप्लाई स्ट्रॉबेरीज की 10% से बढ़ गई या 20% से बढ़ गई और उसकी वजह से डिमांड जो है X% से या Y% से बढ़ गई या कम हो गई, तब हम प्राइस के लिए कुछ बता सकते थे। अभी ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, सो वी कैन जस्ट कंक्लूड दैट एज बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर इंक्रीजिंग EQ विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो आर आंसर विल बी येस, क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड द प्राइस माइट राइज
फॉल और नॉट चेंज। प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते है ना, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कितना कितना चेंज हो रहा है दोनों में, सप्लाई और डिमांड में, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11th क्वेश्चन बोलता है इफ इंक्रीजिंग द एयर फेयर्स इंक्रीजेस द रेवेन्यूज एंड डिक्रीजिंग देम डिक्रीजेस द रेवेन्यू, देन डिमांड फॉर एयर ट्रैवल हैज ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। तो ये बोलता है, देखो यहाँ पर लिख लिया करो या फिर थोड़ा सा अंडरलाइन सा कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्या कहता है, अगर प्राइस एयर फेयर की प्राइस मैंने इंक्रीज कर दी तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैंने एयर फेयर की प्राइस यानी कि कॉस्ट जो भी हमारा एवरेज रेवेन्यू है ना, इफ एयर फेयर्स डिक्रीजेस देन टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी दिस इज टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। सो दिस इज द केस इट हैज गिवन, क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी इस केस में। तो हमें पता है जब भी सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, देखो प्राइस के बढ़ने से टीआर भी बढ़ गया, प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू कम हो गया, तो इन इलास्टिक होती है डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये आपके मॉड्यूल में साफ साफ दिया गया है लेकिन इस टैब्यूलर फॉर्म में नहीं दिया गया, तो आप लिख लीजिए कहीं पर। और दूसरा केस क्या होता है, देखो प्राइस बढ़ गया और आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो गया, या फिर प्राइस कम हो गया और आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया, मतलब कि ओपोजिट चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है ना, तब डिमांड कैसी होगी, इट विल बी अ केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या केस है, प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड टीआर इज इंक्रीजिंग। दूसरे केस में देखो प्राइस इज डिक्रीजिंग टीआर इज डिक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग टीआर इज इंक्रीजिंग, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड का केस हो जाएगा, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11th का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है, सपोज इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ए लोकेलिटी इंक्रीजेज बाय 50%, मतलब इनकम तो 50% से बढ़ गई। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ जेल पेन्स इंक्रीजेज बाय 20%, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में 20% इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर जेल पेन। अब इनकम इलास्टिसिटी EI बताना है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, यही फॉर्मूला होता है सिंपल सा। यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 है और परसेंटेज चेंज इन इनकम 50 है। 20 को 50 से डिवाइड कीजिए, 0.4 आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्या कहता है, देखो फिर से हमारे पास हमारा फेवरेट टॉपिक नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस का क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखें, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए जो डिफरेंस दिए गए हैं उनमें से सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इट सेज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है भाई, ये तो हमें पता है, ये बताता है, फैक्ट बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना। सेकेंड देखो, वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड्स आउट द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस। मतलब रीजंस फाइंड करता है क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, रीजंस तो नहीं फाइंड करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालिसिस करता है। इट एनालाइजेस वेदर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी इज गुड और इट इज बैड फॉर द पीपल। वेलफेयर का ध्यान रखता है नॉर्मेटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हुई गवा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुई गवा। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज सेइंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, फैक्ट्स की बात करता है पॉजिटिव, हमें पता है, सही बात है। वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग whether some of these are good or bad for the welfare of the people। बिल्कुल सही है मैम, आपने कहा था पॉजिटिव फैक्ट की बात करता है, नॉर्मेटिव उसको एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है और बताता है कि क्या लोगों के लिए, क्या वेलफेयर के लिए ये अच्छा है या बुरा है।
सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज what will happen in the rice market if buyers are expecting increase in the price of rice in near future। मतलब अगर आपको भी पता चल जाए कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कुछ ही दिनों में राइस के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आज ही आप बोलोगे हम राइस खरीद लेते हैं जल्दी से, है ना। सो यू विल गो टू योर मॉम एंड यू विल टेल हर, मम्मा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, लेट अस बाय राइस नाउ। सो यू विल बाय राइस, इट मीन्स डिमांड फॉर राइस टुडे, इन टुडेज डेट इट विल इंक्रीज। सो डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, है ना। अगर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर चूज की जाएगी? देखो, जिस भी कंट्री में बहुत ज़्यादा लेबर होती है, ठीक है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे इंडिया की बात करो, यहाँ पर चीप लेबर आपको मिल जाती है ना। बहुत सारी सरप्लस लेबर मिलती है। कैसी मिलती है? सरप्लस होती है लेबर एक तो, और एक चीप होती है। तो हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वहीं पर अगर आप किसी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री की बात करो, जहाँ पर खूब सारा कैपिटल सरप्लस हो, मतलब आसानी से पैसा मिल जाए और चीप मिल जाए, सस्ते में आपको कैपिटल मिल जाए, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ देखो ये बोल रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वुड गेट चूजन इन, जहाँ पर कैपिटल सरप्लस हो और चीप हो। तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, जहाँ सस्ता कैपिटल मिलेगा वहीं पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसको सॉल्व करके पढ़कर आपको क्या सीखने को मिला। देखो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली आपके मॉड्यूल से नहीं उठाए जाते, ना ही तो आपको ऐसे मॉड्यूल में कोई लाइन दिखती है, ना ही बैक क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। हम एग्ज़ाम में सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने मॉड्यूल में पढ़ा ही नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये बुक के बाहर से आ गया, ऐसा हम अक्सर सोच लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है हमें। उस वक्त आप क्या कीजिए, शांति से, अच्छे से, शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए और आप पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा, कॉमन सेंस पर बेस्ड है। जैसे ये था, अगर किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है, कोई साइंस का या आर्ट्स का बच्चा है जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो भी इसको सॉल्व कर देगा। इसलिए आपके पास राइट माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इस बात का ध्यान रखें और एग्जाम्स में पैनिक ना करें। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सपोज पोटैटोज हैव -0.4 एज इनकम इलास्टिसिटी, वी कैन से फ्रॉम द डेटा गिवन दैट। तो पोटैटोज की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी दी हुई है बताओ? -0.4। अब आप जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्लियर है कि इनकम इलास्टिसिटी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब नेगेटिव होती है तब वो कैसे गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं मैम, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप क्या करते हैं, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ मुड़ जाते हैं। यू टेंड टू बाय सुपीरियर गुड्स एंड यू लीव बिसाइड द इन्फीरियर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल इज बाजरा, ठीक है। सपोज अगर आप पहले बाजरा खरीद रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे? आप वीट या राइस खरीदेंगे, एक बेटर प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे ना, इन्फीरियर गुड को छोड़ देंगे। सो इनकम इंक्रीज हो गई और इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, है ना, इट विल रिड्यूस, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव होती है जब इनकम इलास्टिसिटी, तो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो पोटैटोज़ की इनकम इलास्टिसिटी जब यहाँ पर नेगेटिव दी है तो वो इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द राई ब्रेड एंड द होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ये भी ब्रेड है और ये भी ब्रेड है, यानी कि दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए ना, एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में यूज होते हैं, दो तरीके की ब्रेड आप साथ में तो खाएंगे नहीं, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट विल बी पॉजिटिव, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 which says that in a very short period the supply will be, ठीक है। तो जब हमने मार्केट चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, टेल मी, you will comment in the comment section below right now and you will tell me what is another name for very short period, what is the another name for very short period, ये आप comment section में नीचे comment करके अभी मुझे बताएंगे। तो देखो वेरी शॉर्ट पीरियड जब बहुत छोटा सा टाइम होता है तब हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, इट रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। तो सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर, वी नो दीज आर मिनिमम अंडर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, तो सोशलिज्म में मिनिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20, सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स इज इन इंडिया इज 1.8, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन की 1.8 है। क्या समझ आया? सबसे पहले तो ये कि इनकम इलास्टिसिटी जो है या तो ज़ीरो होगी, या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो होगा इन्फीरियर गुड, ठीक है। ज़ीरो होगी जब, तब क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव डिमांड होती है, मतलब कंज्यूमर की इनकम में चेंज तो हो रहा है, मानो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, 10,000 से 20,000 हो गई, पर क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गिव मी एन एग्जाम्पल हेयर, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बटन, है ना। मानो कि तुम पहले 10,000 रुपया महीना कमाते थे, अब 20,000 कमाने लगे। पहले तुम 2-5 रुपए के बटन्स, कभी जब भी बटन टूट जाता था जाकर ले आते थे मार्केट से, अब भी उतना ही लाओगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला बटन की डिमांड पर तुम्हारे इनकम के बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, है ना। सो दिस इज द केस ऑफ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब थर्ड केस क्या है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 होता है तब it is a luxury item, when it is less than 1 then it is a normal good or you can say it is a necessity, ठीक है। so remember this, अगर आपको नहीं पता है तो I hope अब समझ में आ गया है, ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इन्फीरियर के केस में नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1 होगा तो लग्जरी, लेस देन 1 है तो नॉर्मल गुड, एंड व्हेन इट इज जीरो, इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो, देन इट इज अनरिस्पॉन्सिव टू इनकम चेंज, ठीक है। सो इनकम इलास्टिसिटी क्या दिया यहाँ पर, 1.8 दिया है, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो कौन से कैटेगरी में आएगा, देखो पॉजिटिव है पहली बात, और ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी ए लग्जरी, है ना। सो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन विल बी ए लग्जरी हेयर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैथमेटिकली किसका स्लोप है, MP is the slope of what? So we all know that the rate of change in total product, rate of change in total product is known as marginal product. So it will be A, right? Next is a numerical question 20 to 24. This is a table. ये एक टेबल दिया हुआ है और ये तीनों क्वेश्चन 22, 23, 24 आपको इस टेबल की मदद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो इस टेबल को देख लेते हैं हम। तो कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है इस टेबल में, तो सबसे पहले हम 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, देखो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू। तो यहाँ देखो क्या है, डिमांड फॉर सॉल्ट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। सो फॉर्मूला लगाओ इलास्टिसिटी का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। इलास्टिसिटी इज गिवन एज x, यहाँ पर x लिख देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज -1, ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन एज 20। सो -1 अपॉन 20 आपको आंसर आ जाएगा -0.05, ठीक है।
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। आप जब 1/20 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.05, तो माइनस का इग्नोर कर दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है पॉजिटिव 0.5 का, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मत लिख देना एग्जाम में। माइनस का 0.05 आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें इसी टेबल से y की वैल्यू निकालनी है। y कहाँ पर है मैम, ये रहा y, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये किसका केस है, फिर से ये डिमांड का केस है, इलास्टिसिटी का, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, EP इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, देखो EP यहाँ पर दिया हुआ है 3 दिया है, ये रहा, तो 3 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड y है, तो यहाँ पर हम y लिख देंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि 15 है ना, बनानास की डिमांड, तो 15 लिख दिया, तो y विल बी व्हाट 3 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 45 आपका आंसर है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 45 दिया है, इसे आप टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा C 45, ठीक है। ये नेगेटिव का 45 क्यों दिया है इसने बताओ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, इसलिए माइनस का 45 यहाँ पर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24th, इसी टेबल से हमें z की वैल्यू निकालनी है। z कहाँ पर है, ये रहा z। अब ये देखो किसका केस है, सप्लाई का केस है, ठीक है। तो चलो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है, चलो डालते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना दिया है यहाँ पर देखो 1, तो 1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 14 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये क्या दिया है z, तो यहाँ पर z लिख दो, तो z विल बी इक्वल टू 1 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा A, ठीक है। चलो, आई होप ये सब समझ आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सपोज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है भाई। ही इज इंकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ ₹75,000, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, दो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई कि टोटल रेवेन्यू तो हो रहा है 1 लाख रुपए का, है ना, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो हो रही है 75,000 रुपीज़ की, ठीक है। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर ₹30,000 अ ईयर वी वुड कंक्लूड दैट। तो अगर मानो ये ओनर जिसका ये बिजनेस है वो किसी और कंपनी के लिए काम करे, कहीं और नौकरी करे, तो वो कितना कमा लेता, हर साल 30,000 रुपये वो कमा सकता था। कमा नहीं रहा बट कहीं और काम करता तो उसको इतना मिल जाता। ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, या फिर तुम इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में कमा नहीं रहा बट दिस इज द रेवेन्यू विच इज फॉरगॉन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो, अब फॉर्मूला लगाओ, हमें पता है टोटल रेवेन्यू से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं ना, तब तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। क्या बोला मैम, टोटल रेवेन्यू से 1 लाख से जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट 75,000 75,000 माइनस करोगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा 25,000 का। और इस अकाउंटिंग प्रॉफिट से, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया, इससे जब आप माइनस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, तब आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑलराइट। So when you will minus this 25,000 accounting profit 25k minus the opportunity cost of 30k, then you will get minus 5,000. So this is actually economic profit or economic loss. It is loss. So you can say that the firm is incurring a loss. So option A will be your right answer. Next देखिए, next है question number 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो, व्हेन अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा। तो जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था तब हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। देखो, ये आपका डिमांड कर्व है मानो, और
ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया सप्लाई कर्व का सप्लाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डिमांड है और ये आपका सप्लाई कर्व है। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होती है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड सोल्ड एंड ये होती है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसा ही होता है। तो इस लेवल पर जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाती है, जहाँ पर कोई एक्सेस डिमांड या कोई एक्सेस सप्लाई नहीं रहती, जहाँ पर सारे बायर्स और सारे सप्लायर्स सेटिस्फाइड होते हैं, कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं होता, कोई अनसेटिस्फाइड डिमांड नहीं होती, तब होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस तो कहते ही कहते हैं, साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, है ना। मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी इसे कहा जाता है क्योंकि इस प्राइस पर मार्केट अपने आप पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, व्हेन अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम नो शॉर्टेज एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, हाँ जी ये भी सही बात है। अ प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड दैट क्लियर्स द मार्केट, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है, इसीलिए से, है ना। ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू, ये कहता है अगर आप एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करेंगे तो ये कौन से मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिजेंबल करता है, यानी कि 4 मार्केट फॉर्म्स जो होते हैं उनमें से एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करोगे तो कौन से मार्केट फॉर्म में आएगा, वो आएगा परफेक्ट कंपटीशन में। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, full information or perfect knowledge about the market conditions, homogeneous products and firms are the price takers, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर जो अपलोड किए गए हैं, और वीडियोस आर देयर ऑन द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन गेट हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है वो है यूनिकॉम CA फाउंडेशन के नाम से, तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इट सेज आई एम मेकिंग अ लॉस बट with the rent I have to pay, I can't afford to shut down at this point of time। एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अभी करंट स्टेज में आई एम मेकिंग लॉसेस, मेरे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई रेंट पे करना पड़ रहा है और उसकी वजह से मैं शट डाउन नहीं कर सकता। मतलब एक बात बताओ, जो रेंट जाता है हर महीने वो क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो आई एम इंकरिंग सम फिक्स्ड कॉस्ट एंड आई कैन नॉट शट डाउन। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, कि लॉस भी हो रहा है मेरे को, फिक्स कॉस्ट भी हो रहा है, पर मैं शट डाउन नहीं कर सकता। अब ये एग्जाम में, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो बिजनेसमैन है ये कैसा है। तो देखो फर्स्ट पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है रैशनल, रैशनल मतलब दिमाग वाला, लॉजिकल, सही बात करने वाला, इफ द फर्म इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट। तो यही आपका सही आंसर है। क्यों है, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया बताओ, ये पूछा गया आपके बिहेवियरल कंसेप्ट से। 2 बिहेवियरल कंसेप्ट दिए गए हैं आपको चैप्टर 3 में, है ना, जहाँ पे वो बात कर रहा है कि कब आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है, कब आपको शट डाउन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो शट डाउन पॉइंट के लिए क्या बोला गया है वहाँ पर, शट डाउन पॉइंट कब होता है। शट डाउन पॉइंट देखो, कोई भी बिजनेस अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कवर कर रहा तो उसे शट डाउन कर देना चाहिए। तो देखो ये शट डाउन का कंसेप्ट यही बोलता है कि अगर आपका जो प्राइस है या जो एवरेज रेवेन्यू है जो आप अर्न कर रहे हो, इफ दिस एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज लेस देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन यू शुड शट डाउन, है ना, ये ऐसा बोलता है, ये कंडीशन होता है। तो इस केस में आप शट डाउन कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको शट डाउन नहीं करना है तो एटलीस्ट यू शुड कवर योर वेरिएबल कॉस्ट। सो इफ अ फर्म इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट,
इट इज़ ओके टू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू एंड यू नीड नॉट शट डाउन, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि शट डाउन पॉइंट कब होता है और ये चीज़ आपको पता है कि अगर आप एवरेज रेवेन्यू या प्राइस जो है आपका वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो आपको शट डाउन करना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। देखो क्या बोल रहा है, मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट बिकॉज। सबसे पहली बात तो ये एलोकेटिवली इनएफिशिएंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना सब लोग। एलोकेटिवली इनएफिशिएंट या एफिशिएंट जो है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक में एक कंसेप्ट है, ये क्या कहता है, देखो किसी भी प्रोडक्ट को हम कब बोलते हैं कि वो एलोकेटिवली एफिशिएंट है, जब जो कॉस्ट उसको बनाने के लिए लग रही है, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट लग रही है मतलब मार्जिनल कॉस्ट, वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल बेनिफिट के या फिर मार्जिनल रेवेन्यू के। मतलब जो ये एलोकेटिवली इनएफिशिएंट या एफिशिएंट का जो कंसेप्ट होता है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इसे देखा जाता है कि सोसाइटी को कितना फ़ायदा हो रहा है या सोसाइटी को कितना नुकसान हो रहा है। तो हम कब बोलते हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन है या एलोकेटिव एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कब बोलोगे आप, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट, जो सोसाइटी की कॉस्ट लग रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए, वो जो मार्जिनल बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहा है उसके इक्वल है। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलते हैं कि इट इज़ एलोकेटिवली एफिशिएंट, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ आया। अब ये कहता है कि मोनोपोलीज जो है वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। उसका रीज़न पूछ रहा है आपसे। तो हमें पता है, देखो समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कंपेयर कर सकते हो। अगर मानो अगर आप बात करो परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वो उस लेवल पर प्रोड्यूस करता है जहाँ पर MR और MC इक्वल होते हैं, है ना। यही तो प्राइस होती है, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, ये समझ आया। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, देखो मोनोपोली मार्केट जो होता है उसमें मोनोपोली जो होता है वो क्या करता है, वो हमेशा प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रखता है, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, तो वो प्राइस को तो ज़्यादा रखता है और ऑप्टिमम से थोड़ा कम लेवल पे प्रोडक्शन करता है। दो चीज़ें मैंने बोली, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, उसी लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, ऑप्टिमम फर्म होती है हर फर्म, ठीक है। और मोनोपोली के केस में क्या होता है, प्राइस को हमेशा ज़्यादा रखा जाता है मार्जिनल कॉस्ट से और थोड़ा कम प्रोडक्शन किया जाता है ऑप्टिमम लेवल से। तो ये दोनों रीजंस हैं कि मोनोपोलीज जो है वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट रीजन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए देखो, दे रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट टू कीप द प्राइस हायर देन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, राइट है ना, प्राइस को ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। सेकेंड देखो, दे चार्ज अ प्राइस हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। मैंने बोला कैसे प्राइस रखते हैं मोनोपोली वाले, प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये these both are the reasons, correct reasons why monopolies are allocatively inefficient, ठीक है। Okay, I hope it is clear. Next is question number 30th. Economic cost of production differ from the accounting cost of production because, क्यों ये दोनों अलग होती हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तब मैंने आपको बताया था टोटल रेवेन्यू से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट हटा देते हैं तब अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है ना। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट से जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर देते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। ये आप लिख सकते हैं कहीं पर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट से जब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। तो इट इज सेइंग इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या फ़र्क है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या फ़र्क है
economic cost includes both the implicit and the explicit cost, whereas accounting cost includes only explicit cost. Okay, so see, economic cost includes expenditure for hired resources while accounting cost do not. This is wrong. Accounting cost include OC which are deducted later, so accounting cost does not include opportunity cost. ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई टोल्ड यू इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों आते हैं. इम्प्लिसिट को आप क्या बोल सकते हो, ओसी भी बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इकोनॉमिक कॉस्ट एड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म विच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज. So you will remember that economic cost includes implicit and explicit cost both, whereas accounting cost includes only explicit cost. ठीक है, so this was all from my side today. आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस MTP के, मई 2020 MTP के. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस दैट इज 31st से 60th क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ इसी तरीके से विथ रिविजन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे. अगर आपके 200 कमेंट्स आते हैं तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आगे के क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से रिवीजन के साथ सॉल्व करवाऊंगी. तो अगर आपको ये कोशिश हमारी तरफ से पसंद आई, आपको समझ में आए अगर सारे क्वेश्चंस, उनका लॉजिक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल यूनिकॉम. अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं यूनिकॉम के साथ तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं. And also you can join CA Foundation test series mock test papers by calling on this number. So all the best guys, keep studying hard, stay healthy, be happy, bye bye.